नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम लोग जानेंगे मिरर के बारे में। व्हाट इज मिरर? तो हम लोगों को आज डिफाइन करना है कि मिरर क्या होता है, और मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जानेंगे। वो होगा प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो मिरर क्या होता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो मिरर सबने देखा हुआ है। तो मिरर जो देखा हुआ है, तो मिरर एक्चुअली क्या है? एक सरफेस है। क्या है मिरर? सरफेस। किसी भी मिरर को देख ले जिसमें हम लोगों को इमेज दिखता है, वो क्या है? सरफेस। ये सरफेस हमारा वाटर हो सकता है, ये सरफेस हमारा मेटल का हो सकता है, ये सरफेस हमारा ग्लास का हो सकता है। मतलब किसी भी चीज का सरफेस जो है वो मिरर जैसा बिहेव करता है। तो क्या सभी सरफेस मिरर जैसा बिहेव करता है? तो आंसर है नहीं। सब सरफेस मिरर जैसा बिहेव नहीं करता है। जैसे ये बोर्ड है तो इसका बिहेवियर मिरर जैसा नहीं है, वॉल है उसका बिहेवियर मिरर जैसा नहीं है। तो कुछ स्पेशल टाइप का सरफेस ही मिरर जैसा बिहेव करता है। तो वो हम लोग क्वालिटी ढूंढने का कोशिश करें कि वो क्या क्वालिटी है सरफेस में जो उसका बिहेवियर मिरर जैसा हो जाता है। तो सिंपल सा क्वालिटी क्या है कि जिस सरफेस का बिहेवियर मिरर जैसा होता है वो होता है स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ। तो हम लोगों का जो ट्रांसपेरेंट फ्लैट ग्लास पीस होता है वो भी तो स्मूथ होता है, तो उसका बिहेवियर तो मिरर जैसा नहीं होता है। तो स्मूथ के साथ हम लोग जो लगा दें वो लगा दें हाईली स्मूथ। तो ऐसा सरफेस जो हाईली स्मूथ हो तो उसका बिहेवियर क्या कैसा हो जाता है? मिरर जैसा। अब ऐसा क्यों होता है? मिरर जैसा दिखने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक ऐसा सरफेस होता है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, एक ऐसा सरफेस होता है जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोगों को ऑब्जेक्ट के जगह पर सामने अगर उस सरफेस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो उस सरफेस के पीछे हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता था। तो वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता था। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसा सरफेस जो हाईली स्मूथ हो या पॉलिश्ड हो, हाईली पॉलिश्ड हो, उस सरफेस से क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वह सरफेस हमारा क्या कहलाएगा? मिरर। क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? मिरर जैसा। मिरर किसको कहते हैं? ऐसा सरफेस जिसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? इमेज। तो उस तरह के सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो मिरर के लिए सरफेस का कैसा होना जरूरी है? हाईली स्मूथ। और उस सरफेस से क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इन वर्ड्स को मिला के हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर क्या होता है। क्या है मिरर? द हाईली स्मूथ सरफेस वेयर रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मिरर। बहुत सिंपल डेफिनेशन बना। द सरफेस विच इज हाईली स्मूथ एंड वेयर रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मिरर। तो हम लोग मिरर को अपने अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। जैसा समझे मिरर, जैसा हम लोग देख के पहचान पाते हैं कि ये मिरर है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी है उसको हम लोग ढूंढ लिए। एक तो सरफेस होता है जो कि हाईली स्मूथ होता है, और उसमें क्या दिखता है? इमेज। वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। तो ये सभी चीजें होती है। तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर। तो चलिए मिरर को डिफाइन करते हैं। द हाईली स्मूथ surface from which regular reflection takes place is called mirror। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि मिरर क्या होता है। ये हाईली स्मूथ सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या होता है? उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर। अब ये मिरर जो है हम लोग घरों में नहीं बनाते। ये हम लोगों को खरीदना पड़ता है। तो वो जो हम लोग मिरर खरीदते हैं
वो फ्रेम में रहता है, और फ्रेम से बाहर अगर हम निकालें उस मिरर को तो उसमें हम लोगों को एक दिखता है पीस ऑफ फ्लैट ग्लास, और उस ग्लास में एक साइड पेंट किया हुआ रहता है। सबने देखा हुआ है मिरर के जो हम लोग यूज करते हैं मिरर, उस मिरर का जो मटेरियल होता है वो ग्लास होता है, और ग्लास के पीछे क्या दिखता है हम लोगों को, पेंट दिखता है। अब उसका दूसरा साइड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, और वहां अगर हम उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसके पीछे हम लोगों को इमेज दिखेगा। जैसे अगर हम इस पेंट साइड से ऑब्जेक्ट को रखें तो इधर कोई इमेज दिखने वाला नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर हम स्मूथ साइड, इन फ्रंट ऑफ स्मूथ साइड अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसके पीछे हम लोगों को क्या दिखता है, इमेज दिखता है। तो इसको हम लोग मिरर कहते हैं। तो मिरर ये बनता कैसे है? तो हम लोग अगर बेसिक आइडिया लगाएं तो पता चलता है कि अच्छा, एक फ्लैट ग्लास लो और उसके पीछे पेंट मार दो, मिरर बन गया। क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि एक ग्लास ले, फ्लैट ग्लास, और उसके पीछे पेंट लगा दे तो हम लोगों का प्लेन मिरर बन जाएगा? ऐसा अगर करके देखे भी तो पेंट ही दिखाई देता है। इस साइड से अगर हम खड़े होके देखें तो हम लोगों को ये पीछे का पेंट दिखाई देता है, खुद का इमेज नजर नहीं आता है इसके पीछे। इसका मतलब है कि फ्लैट ग्लास के पीछे पेंट करने से मिरर नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट के लिए भी स्टूडेंट को कहा जाता कि चलो अपने अपने घर से सब मिरर बना के लाओ, पर ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। तो मिरर के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, स्मूथ सरफेस चाहिए। वाटर का सरफेस भी स्मूथ होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि वाटर के सरफेस को देखते हैं तो उसके, अगर यहाँ से हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का नीचे इमेज नजर आता है। तो वाटर का सरफेस भी क्या हो जाता है, हाईली स्मूथ हो जाता है। वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और तब जाके हम लोगों को वो वाटर सरफेस का बिहेवियर कैसा दिखता है, मिरर जैसा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन ग्लास हो और उसके पीछे पेंट हो तो वो मिरर होगा। मिरर कोई भी सरफेस हो सकता है, बस क्वालिटी उसका क्या होना चाहिए, हाईली स्मूथ होना चाहिए। उसके स्मूथनेस को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उसका मिरर का बिहेवियर उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मिरर जो है, कोई भी ऐसा सरफेस जो हाईली स्मूथ हो और वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। तो मिरर बनाने के लिए हम लोगों को किसी भी सरफेस को स्मूथनेस तक ले जाना होगा, हाईली स्मूथ करना होगा, तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो नेचुरल मिरर जो हम लोग, नेचर जो बना के देता है वो वाटर सरफेस मिरर जैसा बिहेव करता है। तो वाटर सरफेस का बिहेवियर कैसा होता है, मिरर जैसा। कब? जब वाटर में किसी भी तरह का कोई मोशन, कोई मोमेंट ना हो, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, मिरर जैसा होता है। तो ये चीज जरूरी है, स्मूथनेस होनी चाहिए। तो क्या हम लोग खुद से किसी सरफेस को हाईली स्मूथ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि खुद से नहीं कर सकते हैं। किसी फ्रिक्शन, जैसे इसको पॉलिश करना है तो क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन करेंगे, बार बार फ्रिक्शन करेंगे तो ये पॉलिश होता जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद इसमें और ज्यादा हम पॉलिश्ड नहीं कर सकते हैं, उसको और ज्यादा स्मूथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से रफनेस ही बढ़ेगा, स्मूथनेस नहीं बढ़ेगा। एक हद तक होता है लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईली स्मूथ नहीं कर सकते। आप लोग कहीं रूम में फर्श वगैरह देखते होंगे, उसमें भी स्मूथनेस होता है, और जितना स्मूथनेस होता है उसके अनुसार उसका बिहेवियर मिरर जैसा होता है। और स्मूथनेस बढ़ा देंगे तो उसका बिहेवियर और मिरर जैसा बढ़ जाएगा। टाइल्स वगैरह के प्लेन पर ऐसा दिखता है हम लोगों को। तो मिरर के लिए सिंपल क्या है कि आप एक स्मूथ सरफेस को बना दीजिए और तब वो उसका बिहेवियर क्या होगा, मिरर जैसा। तो मिरर को बनाने का तरीका क्या है? अगर पानी का सरफेस स्मूथ है तो पानी के सरफेस को ही, या पानी को ही क्या करते हैं हम लोग, एक थिन लेयर जो है किसी सरफेस पर लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। जैसे अगर इस पे अगर हम लोगों को स्मूथ करना है पानी के सरफेस को, तो क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली रख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे और उस पर पानी गिराते जाएंगे। पानी का सरफेस कुछ देर में अपने आप क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वो उसका एक थिन लेयर बनेगा, वो क्या बन गया, स्मूथ हो गया। बट ऐसा हम लोग हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो रहेगा, उसके लिए कुछ कंटेनर चाहिए वो पानी को रोक सके। अगर वो ना रहा तो फिर क्या हो जाएगा, पानी फ्लो कर जाएगा नीचे। तो पानी से मिरर हम लोग बना तो सकते हैं पर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो सारा पानी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अब एक ऐसा लेयर चाहिए किसी स्मूथ सरफेस का जो क्या हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड जैसा बिहेव करे। वो हॉरिजॉन्टल रखें या किसी भी एंगल पर रखें, उसमें किसी भी तरह का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फैक्ट्री में क्या किया जाता है कि मेटल्स को पहले
मेल्ट किया जाता है, उसको लिक्विड बना लिया जाता है। अब लिक्विड बन गया तो लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो अपने आप जो है लेयर बना सकता है। अगर आप किसी सरफेस पर लिक्विड डालते जाइए तो वो फैलता जाएगा और उसका सरफेस जो है ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और सरफेस स्मूथ हो गया तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया तो वो उसका बिहेवियर मिरर जैसा होगा। एग्जैक्टली यही प्रोसेस किया जाता है मिरर बनाने के लिए। आप लोगों को जो घर में मिरर दिखता है वो मिरर में ग्लास का जो है वो यूज सिर्फ इतना है कि उस प्लेन थिन जो सरफेस होता है मेटल का, जो लिक्विड करके उसको उस पर पुट किया जाता है, उसको सिर्फ सेफ रखने के लिए वो ग्लास सरफेस लगाया जाता है ताकि वो सेफ रहे। अब अगर आप लोग देखें जो मिरर होता है उसमें एक आप क्या कीजिए, एक जैसे ये पेन है, इसका सरफेस प्लेन है, अगर आप उस मिरर पे रखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पेन और जो उसमें इमेज दिखा उसके बीच में कुछ गैप है। वो गैप जो होता है वो होता है ग्लास का थिकनेस। तो ग्लास जो है मिरर जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ग्लास के पीछे का जो लेयर है उसका बिहेवियर जो होता है मिरर जैसा होता है। कैसे पता चला, एक बार फिर से आप एक प्लेन सरफेस लीजिए, जैसे इस पेन का ये सरफेस क्या है, प्लेन है ये वाला। अब इसको क्या करते हैं हम, घर में जो मिरर यूज करते हैं उसके ऊपर रख देते हैं। अब रखते हैं तो उसके पीछे इमेज बनेगा। अब वो इमेज और ये हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बीच में कुछ गैप दिखता होगा आप लोगों को, वो गैप जो है ग्लास का थिकनेस। इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन ग्लास के सरफेस से नहीं हो रहा है, ग्लास के पीछे जो सरफेस है वहां से हो रहा है। तो वो पीछे जो सरफेस होता है वो मेटल होता है या मेटल का एक थिन लेयर होता है। तो कैसे बनाते हैं मेटल का थिन लेयर, पहले मेटल को मेल्ट करके लिक्विड बना लेते हैं और उस लिक्विड को किसी सरफेस पर फैला दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पर फैला दिया जाता है। जैसे ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। अब जो लिक्विड मेटल का फैल गया है ग्लास सरफेस पर, वो अपने आप फैला है और उस फैलने के कारण उसका सरफेस जो होगा, मतलब लिक्विड मेटल का जो सरफेस होगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। अब उसको हाई टेम्परेचर पर ऐसा किया जाता है। अब अगर हम अपने टेम्परेचर में लाएं, रूम टेम्परेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में लाएं, तो वो क्या होता है कि वो सॉलिड बन जाता है, लेकिन उसका सरफेस तो अभी भी क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो वही हो जाता है मिरर। तो सिंपल प्रोसेस यही है, फैक्ट्री में मिरर जो बनाया जाता है इसी तरह से बनाया जाता है। मेटल को मेल्ट करके उसके लिक्विड का जो है एक थिन लेयर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर पेस्ट कर दिया जाता है और फिर वो क्या होता है, मिरर जैसा बिहेवियर करने लगता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो मिरर कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग नोट में लिख सकते हैं चाहे तो। क्या प्रोसेस है मिरर का, मिरर्स आर मेड by putting a thin layer of metal. ये जो लेयर है ये तो पेंट है, पेंट के और ग्लास के बीच में वो लेयर होता है। मिरर्स आर मेड बाय पुटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल। वो मेटल क्या होता है, मेटल लाइक सिल्वर। एक्चुअल में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, बहुत से मेटल हैं। टिन का भी यूज हो सकता है, निकल का भी यूज हो सकता है, क्रोमियम का भी यूज हो सकता है, लेकिन हम लोगों के घरों में जो मिरर होता है उसमें एल्यूमिनियम या सिल्वर का यूज किया जाता है। तो मिरर्स आर मेड बाय पुटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, एल्यूमिनियम। अच्छा, किसके पीछे लेयर डाला जाता है, ये फ्लैट ग्लास के सरफेस के पीछे डाला जाता है, बिहाइंड ए फ्लैट पीस of glass like material. Glass like material means मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या ग्लास ही रहने देते हैं हम लोग। मिरर्स आर मेड बाय पुटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, एल्यूमिनियम बिहाइंड ए फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। तो ये प्रोसेस होता है मिरर बनाने का। मिरर का प्रोसेस ये नहीं है कि आप ग्लास लो और उसके पीछे पेंट लगा दो तो वो बन गया मिरर। इतना आसान होता तो हम लोग घर में भी मिरर ट्राई कर सकते थे बनाने के लिए।
पर ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। मेटल को पहले हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करना होता है, मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड बनता है। अब लिक्विड को क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट फ्लैट सरफेस पर या अगर स्पेरिकल मिरर बनाना है तो उस पर क्या करते हैं, एक थिन लेयर जो है लगा देते हैं। अब वो थिन लेयर लिक्विड के फॉर्म में होता है, वेट होता है, तो अब वो अगर बाहरी एटमॉस्फेयर में लाया जाता है तो वो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है और उसका सरफेस जो है लिक्विड था तब भी स्मूथ और सॉलिड बना तब भी स्मूथ। तो ये प्रोसेस है मिरर बनाने का। एक और तरीका है, इवेपोरेट करके भी हम लोग मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट होने के साथ साथ बाद में क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। तो वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उस इवेपोरेशन के ऊपर जो है हम लोग एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ग्लास टाइप रख देते हैं और उस ग्लास सरफेस पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं मेटल के इवेपोरेशन के फॉर्म में, वो सब उस पर कलेक्ट हो जाता है। तो वो सरफेस ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। दो प्रोसेस है मिरर बनने का, या तो इवेपोरेट कर दें मेटल को, या तो फिर लिक्विड को क्या करें, वेट करके और उसको चारों तरफ फैला दें। तो ये सारा प्रोसेस होता है मिरर बनाने का। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मिरर। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि प्लेन मिरर के क्या क्या प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग क्या जानने वाले हैं, प्लेन मिरर का क्या क्या ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। तो ये एक मिरर है, इसके पीछे ओपेक लगा होता है, पेंट जिसको कहते हैं हम लोग। देखिए ग्लास और ये पेंट के बीच में वो थिन लेयर होता है मेटल का, जिसके कारण हम लोगों को वो सरफेस कैसा दिखता है, बहुत ज्यादा स्मूथ। तो अब यहां इसके सामने हम लोगों को क्या रखना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये रख दिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब इसका इमेज फॉर्म करना है हम लोगों को, इसका रिफ्लेक्शन कराना है प्लेन मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल है वो ये है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का या किसी भी पॉइंट का अगर इमेज ऑब्टेन करना है हम लोगों को, तो उस पॉइंट से कम दो लाइट को इंसिडेंट करना होगा। दो लाइट रेज को क्या करना होगा, इंसिडेंट करना होगा। एटलीस्ट 2 लाइट रेज क्या करना होगा, इंसिडेंट करना होगा। तो यहां से हम लोग 2 लाइट रेज को इंसिडेंट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो एक इधर कर दिया और एक लाइट रेज को इधर कर दिया। ये 2 लाइट रेज इंसिडेंट हुआ। अब रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन लॉ हम लोगों को पता है। क्या है रिफ्लेक्शन लॉ, नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है रेज, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है। तो जितने एंगल से ये इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुआ है, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट एग्जैक्टली ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग हाथ से कर रहे हैं, स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को समझना है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है रे, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, ये हम लोग लॉ जानते हैं रिफ्लेक्शन का। और इस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन होना है, तो इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल चाहिए हम लोगों को। और जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। और इमेज अगर फॉर्म करना है तो इमेज फॉर्म करने का क्या मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट होगा या ऐसा लगेगा कि मीट हो रहा है, वो पॉइंट हमारा इमेज होगा। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक रे इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, तो दोनों तो कहीं मीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम यहां से देखें इसको इधर से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये
मिरर के पीछे कहीं ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे से कहीं से आ रहा है, तो हमारा आंख इसको ट्रेस करता हुआ जो समझता है वो समझता है कि ये इधर कहीं से आ रहा है। तो हम लोगों के आंख में जो इमेज बनता है वो ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे बना। तो ये है इमेज। क्लियर? तो इमेज बनाने का रूल क्या है कि जिस पॉइंट का इमेज लेना है उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 रेज को इंसिडेंट करना होगा सरफेस पर, और उसके रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट जहां होगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? इमेज। ये तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड हो, बड़ा हो, तो नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। Reflection of an extended object in plane mirror। तो इमेज हम लोगों को अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का लेना है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब वो बड़ा होगा, पॉइंट साइज नहीं होगा, पॉइंट साइज से बड़ा होगा, मतलब उसके पास कुछ साइज होगा, लेंथ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर लेते हैं। ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है ये? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के ठीक सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। कौन सा ऑब्जेक्ट रख दिए? ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों को क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी के टॉप का इमेज बना लेते हैं, पॉइंट ए का इमेज बना लेते हैं और पॉइंट बी का इमेज बना लेते हैं। ये दोनों पॉइंट का रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग फॉर्म करना सीख लिए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं। इस पॉइंट से एक रे को नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करा देते हैं। किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है? नॉर्मल के अलोंग। मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? ये 0 डिग्री। ये है नॉर्मल, और इसी के अलोंग जो है इंसिडेंट रेज ट्रेवल कर रहा है। अब ये अगर नॉर्मल से 0 बना रहा है तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल से 0 के साथ होगा, मतलब नॉर्मल के अलोंग ही फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन पॉइंट ए के एक रे का ना। लेकिन इमेज बनाने के लिए पॉइंट ए का एक रे और यहां से हम लोगों को इंसिडेंट करना होगा। तो अगर ये इंसिडेंट यहां से भी रेज इंसिडेंट होगा तो बी का भी इंसिडेंट रे बना लेते हैं। ये भी एक नॉर्मल के अलोंग कर देते हैं। तो ये नॉर्मल के अलोंग ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर से गया और फिर इधर से ही आ गया। अब इन दोनों पॉइंट का एक एक रे तो हम लोग इंसिडेंट कर दिए, एक और रे इंसिडेंट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रे ट्रेवल करा देते हैं इस तरफ। ये पॉइंट ए का एक रे और इंसिडेंट कर रहे हैं, ये इंसिडेंट करा दिए, कहीं भी करा सकते हैं। तो ये इंसिडेंट करा दिए। तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। किसका? ए का। ए का ये रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हम पॉइंट ए के 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट देखें तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रहा है इधर, है ना, इधर से गया और फिर इसी रास्ते से वापस आ गया, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है पॉइंट ए का। तो दोनों को अगर हम लोग ट्रेस करें या हम अपने आंख से देखें इसको, तो ये लगता है कहीं इधर से आ रहा है। तो ये इसको ट्रेस करते हुए ले गए तो ये लाइन इधर जाएगा और ये लाइन इधर जाएगा। तो ये पॉइंट मिला हम लोगों को पॉइंट ए का। ठीक है, तो ये बन गया पॉइंट ए का इमेज ए डैश। अब पॉइंट बी का इमेज, तो पॉइंट बी से एक रे तो हम लोग इंसिडेंट करा दिए, दूसरा कराएंगे तो इमेज मिलेगा। तो एक रे हम लोग इधर करा देते हैं, ये इंसिडेंट हो गया रेस। अब जितने एंगल से नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे।
उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। पॉइंट बी का एक रे ये है और दूसरा ये है, तो दोनों को अगर हम लोग ट्रेस करें तो हम लोगों को लगेगा कि मिरर के पीछे से कहीं से आ रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये पूरा करेक्ट तो नहीं है क्योंकि हम लोगों का लाइन जो है स्केल से नहीं खींचा गया, तो टेढ़ा है। तो ये एक्सटेंड हो गया और ये एक्सटेंड हो गया, तो ये यहाँ पे कहीं इमेज बना, ये पॉइंट बी का इमेज बना और उसको बोलेंगे बी डैश। तो बाकी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है सबका इमेज इन्हीं दो पॉइंट के बीच होगा, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग मैच करा देंगे। तो ये जो हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज है, ये पैरेलल लाइन है। तो पहले आप इस फिगर को नोट कीजिए, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम क्या लिए हैं, ए बी, जिसका लेंथ क्या है ए बी। अब इसका इमेज फॉर्म करना है हम लोगों को प्लेन मिरर में। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए का इमेज पहले बना लेते हैं। पॉइंट ए का इमेज, किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए वहां से दो रे इंसिडेंट करना होगा। तो एक रे हम लोग क्या कर दिए, नॉर्मल के अलोंग कर दिए। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल के अलोंग कर दिए, तो नॉर्मल से 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है कि रिफ्लेक्ट भी होगा 0 डिग्री से, मतलब नॉर्मल के अलोंग ही हो जाएगा, तो इसी तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एक रे हो गया पॉइंट ए का, इधर आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा रे जो है हम लोग इधर रिफ्लेक्ट किए, इधर इंसिडेंट किए, तो ये रिफ्लेक्ट इधर हो गया। तो ये दोनों मैच कर रहा है पॉइंट ए डैश पर। और इसी तरह इसका बना लिए, एक नॉर्मल के अलोंग कर दिए, एक थीटा एंगल पर कर दिए, तो ये दोनों जो है रिफ्लेक्ट होके ये आ रहा है, तो ये इधर मैच कर रहा है। तो ए डैश बी डैश, ये इमेज बना हमारा ऑब्जेक्ट ए बी का। अब देख रहे हैं कि ये लाइन ए डैश जो है और बी डैश जो है म्यूचुअली पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है प्लेन मिरर में, एग्जैक्टली वही साइज प्लेन मिरर में किसका है, इमेज का है। तो ये कंक्लूजन हम लोग निकाल पाते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज प्लेन मिरर में इक्वल होता है। मतलब ऑब्जेक्ट से ना तो इमेज छोटा है ना बड़ा है। और दूसरा देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है रियल में कहीं मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअली कहीं मीट नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि मीट हो रहा है। तो ये एक्चुअल में कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल। तो ये जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल। और ए बी ऊपर है तो इमेज भी किधर है, ऊपर ही, तो वर्चुअल। और क्या बना, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है तो इमेज भी क्या है, पॉइंट साइज। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है तो एग्जैक्टली उतना ही एक्सटेंड करता है इमेज भी। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा, इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर में इमेज का। तो नेक्स्ट हम लोग अब प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नोट कीजिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों को सीखना है। तो यहां हम लोग जो देख पाए इसमें कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। तो ये सभी क्या है, इसके प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज, its image is virtual and erect. Its image is virtual and erect. erect मतलब सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी हमारा ऊपर की तरफ होता है। और वर्चुअल होता है मतलब रियल नहीं होता है। रियल नहीं होता है इसका मतलब इसको हम लोग किसी पर्दे पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है वर्चुअल इमेज को।
और क्या देखे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज इज सेम। तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है इमेज का साइज। कहां, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वहां। और नेक्स्ट अब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है और इमेज जो होता है मिरर से कितने डिस्टेंस पर होता है। तो ऐसा हम लोग मिरर के सामने खड़े होके भी फील कर सकते हैं कि मिरर से जितना डिस्टेंस पर हम लोग खड़े होते हैं, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनता है। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror is equal to the object distance from the mirror। तो मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए एक ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। किस चीज का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी होता है। तो हम लोग एक मिरर बना लेते हैं, सॉरी ये इधर से बना लें। ये एक मिरर है और इसके ठीक सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब इसका इमेज फॉर्म करना है हम लोगों को। तो किसी भी पॉइंट का इमेज फॉर्म करने के लिए वहां से कम 2 रेज तो इंसिडेंट करना होगा। तो एक हम लोग नॉर्मल के अलोंग कर देते हैं। पता है नॉर्मल के अलोंग करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के अलोंग ही हो जाएगा। इधर से गया और फिर ये इधर से वापस आ गया। इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। अब एक रे और ट्रेवल कराना होगा हम लोगों को। तो एक रे यहां से इंसिडेंट कर दिए। नॉर्मल ये है हमारा, तो नॉर्मल से फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई पर इंसिडेंट हुआ तो आर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक, और कुछ पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। अब देखिए इमेज कहां बना, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रेज, इधर से आ रहा है, और ये है रिफ्लेक्टेड रेज जो इधर जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो इधर कहीं से आ रहा है, ऐसा लगेगा। और ये तो दोनों को अगर ट्रेस करेंगे पीछे तो हम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा कि ये इधर कहीं से आ रहा है। तो ये यहां पे इमेज बना। तो ये ए था, ये बी था। इस पॉइंट को हम लोग इमेज के जगह आई, तो ये इमेज है हमारा। ठीक, ये नोमेनक्लेचर कुछ हम लोग कर लिए। इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, ये आई है और ये ओ है। इस रे को भी कुछ मान लेते हैं सी। अब यहां हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ओ ए और इमेज का जो डिस्टेंस है ए आई, दोनों इक्वल। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, वी हैव
to prove AI equal OA, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो पहले इस कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि AI और OA एग्जैक्टली इक्वल है, हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब यहां ये एंगल I है और ये हमारा है नॉर्मल। ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये N1 और ये हमारा नॉर्मल N, या इसको N डैश मान लीजिए। दो नॉर्मल है, एक N और एक N डैश। अब यहां देखिए N, नॉर्मल N जो है और नॉर्मल N डैश जो है दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल है तो जितना एंगल ये I है, मतलब O B, ये वाला जो एंगल I है, उतना ही एंगल ये भी होगा। तो इसका भी नाम क्या रखेंगे, I। ऐसे समझिए इसको, ये दो पैरेलल लाइन है और ये जो BO है इसको कट कर दो ऐसे, है ना। तो यहां पे जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। रीजन क्या है इसका, तो रीजन क्या है कि ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी दो पैरेलल लाइन को काट देता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो हम लोग इन फिगर कौन सा एंगल ले रहे हैं, AOB, एंगल AOB इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स है, तो इक्वल होगा। ये थ्योरम है हम लोगों का, पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद अब हम इस एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए ये लाइन है जो स्ट्रेट है, स्केल से नहीं खींचा गया है इसलिए आपको स्ट्रेट नहीं लग रहा है, बट ये लाइन क्या है, इसी का एक्सटेंड किया हुआ लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है और ये जो N है और N डैश है ये पैरेलल लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे समझिए फिर से एक बार, यहाँ पे ये पैरेलल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये वाला स्ट्रेट लाइन IC दिख रहा है आप लोगों को। तो IC में जो ये वाला एंगल है, ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, R। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी R के बराबर होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम लोग जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एंड, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए एंगल AIB, AIB किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बट एंगल I इक्वल्स एंगल R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन लॉस। ये रिफ्लेक्शन लॉ है हम लोगों का। अगर I और R इक्वल है इसका मतलब AOB और AIB भी इक्वल हुआ। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या इंडिकेट करता है कि एंगल AOB इक्वल्स AIB। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग दो ट्राइंगल की बात करेंगे, IAB की और AOB की। नाउ इन ट्राइंगल AIB एंड AOB, ट्राइंगल
ए ओ बी। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या है कि एंगल आई और एंगल ओ इक्वल है। एंगल आई और एंगल ओ क्या है? इक्वल है इक्वेशन 4 से। एंगल ए आई ओ इक्वल एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, ये इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। इसके बाद एंगल आई ए बी इक्वल आई ए बी, ये वाला 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री। ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल्स है, और ये कितना है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है। और क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड जो है कॉमन है। ए बी इक्वल ए बी, क्या है? कॉमन साइड, रीजन में दे सकते हैं कॉमन साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या हुआ कि दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है दोनों का। तो ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गया। आप लोगों को 10th क्लास में थ्योरम पढ़ना है एंगल कॉन्ग्रेंसी का। तो उसमें क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका एग्जैक्टली सेम साइज होगा दूसरे ट्राइंगल के जैसा। अब ये सेम साइज है तो इससे ये समझ में आता है देयरफॉर ट्राइंगल ए आई बी कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंसी साइन है, आप लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में मैथ्स में। ट्राइंगल ए ओ बी, हेंस तो इससे क्या समझ में आया? अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब दोनों का जो साइज है वो सेम है। अब सेम साइज है तो क्या समझ में आया कि आई ए या ए आई इक्वल्स ए ओ, ए आई इक्वल्स ए ओ। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो ये है मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना? ए आई, और ये है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? ए ओ, और दोनों क्या है? इक्वल है। ये हम लोग प्रूफ कर दिए और यही हम लोग पॉइंट में लिखें। तो प्रॉपर्टीज होता है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगा? इमेज होगा। ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूफ था। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे क्या बनता है? इमेज बनता है। इक्वल डिस्टेंस होता है, साइज इक्वल होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ये सभी चीजें हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, ये अगर हमारा प्लेन मिरर है और इसके सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं बी शेप का, तो आप मिरर के सामने बी शेप को रख के देखिए और आपको मिरर में जो दिखेगा वो दिखेगा डी। क्या दिखेगा? डी। बी को रखेंगे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हम लोगों को इसका इमेज जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? डी। तो क्या चेंज आया है इसमें? इसमें जो ये राउंड शेप है ये राइट साइड में, और इमेज का जो ये राउंड शेप है वो लेफ्ट साइड में। तो साइड चेंज हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? साइड चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो साइड जो चेंज होता है तो इस मतलब लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? लैटरल इन्वर्जन। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। इट्स इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या है? दैट इज लेफ्ट साइड appears as right, और इसका उल्टा भी सही है। ये राइट साइड कैसा दिखता है? लेफ्ट। तो इस तरह हम लोग सीख लिए कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म करता है उसका कैसा शेप होता है? लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है, उसमें चेंज आता है। इमेज में क्या चेंज आता है ऑब्जेक्ट और इमेज में? कि ऑब्जेक्ट का लैटरली इन्वर्टेड बनता है इमेज।
लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। मतलब टॉप तो टॉप ही रहा, बॉटम बॉटम ही रहा, सीधा तो है ही, लेकिन लेटरल इन्वर्जन हो गया इसमें। नेक्स्ट, अब हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे। अगर हम इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हैं, कीपिंग keeping incident rays constant if the mirror, that is plane mirror, is rotated by an angle theta, then reflected rays is rotated by an angle 2 थीटा। ये आपको याद रखना है कि जब हम इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हैं, क्या मतलब है इसका, ऐसा समझिए इसको, ये हमारा एक मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे हमारा। अब क्या कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे जहां से आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कीपिंग इंसिडेंट रेज कांस्टेंट। अब उसके जगह पर क्या करते हैं, मिरर को ही रोटेट करा देते हैं। कितना एंगल, थीटा एंगल। तो ये मिरर को रोटेट करा दिए हम लोग, तो इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल पोजीशन था मिरर का, उसको हम लोग थीटा एंगल रोटेट करा दिए। तो मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मिरर है हमारा, रोटेट करा दिए इसको, या इसको इधर ही रोटेट करा दीजिए। इसको हम लोग इस तरफ रोटेट करा देते हैं, ऐसे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, सीधा रहेगा। तो ये रोटेट करा दिए मिरर को, कितना एंगल, थीटा एंगल। तो अब पहले मिरर का जो नॉर्मल था ये था, ये नॉर्मल था जब हम रोटेट नहीं किए थे तब। अब जब रोटेट करा दिए तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, इस रेड वाले सरफेस के। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है हमारा, जब रोटेट करा दिए तब एन डैश रख लेते हैं इसको। अब इंसिडेंट रे में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, मिरर के सरफेस को रोटेट करा दिए। कितना एंगल, थीटा एंगल। अब जो यहां रिफ्लेक्ट होगा, तो पहले हम लोग जो रोटेट नहीं किए थे तब रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं। तो आई एंगल से इंसिडेंट किए तो आर एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल से कितना, ये नॉर्मल है हमारा, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मान लेते हैं इसको P, और ये पॉइंट क्या है O, और इसको मान लेते हैं Q। तो कितने एंगल से, ये है नॉर्मल एंगल R से, एंगल I से इंसिडेंट किए और रिफ्लेक्ट हो गया एंगल R से, और दोनों तो इक्वल ही होता है। अब जब हम रोटेट कर दिए, अभी था कि रोटेट नहीं किए थे तब ये था इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब जब रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा, इंसिडेंट रे तो वही रहेगा, सिर्फ हम सरफेस को रोटेट किए थीटा। तो अगर सरफेस को थीटा करें तो इस पर नॉर्मल भी कितना घूम जाता है, थीटा। तो ये जो है कितना एंगल चेंज कर लिया है नॉर्मल, पहले यहां रखा था, अब थीटा एंगल रोटेट कर दिए तो नॉर्मल में भी कितना चेंज आएगा, थीटा। तो ये नॉर्मल कितना एंगल घूम गया, थीटा। अब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो कितना हो गया, ये है हमारा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रहा, ये कितना, ये वाला है, ये क्या है हमारा आई प्लस थीटा। कितना ये, जितना ये आई है उसमें थीटा इंक्रीज हो गया तो आई प्लस थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे हमारा देखिए,
ये जो इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा आई प्लस थीटा एंगल ही बनाएगा इसी के इक्वल। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये कलर, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से कितना एंगल पे जाएगा, जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट कितने एंगल से हुआ, आई प्लस थीटा। इस नॉर्मल से आई प्लस थीटा से इंसिडेंट हुआ, तो आई प्लस थीटा से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए दिख नहीं रहा है, ब्लैक से ही कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गया क्यू डैश, है ना। ये एन डैश का इंसिडेंट रे है क्यू डैश। कितने एंगल पर, ये है वो एंगल एन डैश के साथ कितना, तो आर प्लस थीटा, है ना। ये आई प्लस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा। अब हम लोग ये क्या लिख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज कितने एंगल से टर्न हो जाता है, 2 थीटा से। वही हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि 2 थीटा कैसे हो गया। अब यहां देखिए, ये जो इसके बीच का एंगल, मतलब पहले रिफ्लेक्टेड रे क्या था, ओ क्यू, और जब हम मिरर को रोटेट कर दिए थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या बना, ओ क्यू डैश। तो इसके बीच का कितना एंगल है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहां देखते हैं आर प्लस थीटा, और ये क्या है, प्लस थीटा। तो इतना एंगल और इतना एंगल जोड़ दें, तो टोटल क्या बन गया, आर प्लस 2 थीटा। और ये वाला एंगल कितना है, नॉर्मल से ये वाला एंगल कितना है, आर, है ना। ये नॉर्मल से ये एंगल कितना है, आर। तो ये टोटल आर प्लस 2 थीटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है, आर। तो आर प्लस 2 थीटा में से आर माइनस हो गया, तो क्या बचा, 2 थीटा। तो यहां हम लोग फिगर में कह सकते हैं एंगल कौन सा ले रहे हैं, एन ओ क्यू डैश, एन ओ क्यू डैश। मतलब इस टोटल में से इसको घटाएंगे, एन ओ क्यू को, एंगल एन ओ क्यू को। तो कितना आएगा, एन ओ क्यू डैश कितना है, एन ओ क्यू डैश ये है एन ओ क्यू डैश, ये है आर प्लस थीटा और फिर प्लस थीटा। तो यह है आर प्लस 2 थीटा माइनस, अब फिर क्या ले रहे हैं, एन ओ क्यू, एन ओ क्यू ये कितना एंगल है, आर, तो माइनस आर। तो आर माइनस आर क्या हो गया, 0। तो ये क्या बना, 2 थीटा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि जब हम इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हैं और तब जाके अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाता है, 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां एक चीज और समझ सकते हैं कि इसमें भी तो रोटेशन हुआ है। कितने का रोटेशन हुआ है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। तो 180 का रोटेशन हुआ है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो इट्स इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड अपियर्स एज राइट साइड, ऐसा कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि वर्टिकल के साथ ये 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। वर्टिकल के साथ ये कितना रोटेट करता है, 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम मूव करते हैं। If two plane mirror are inclined at an angle theta, then number of images नंबर ऑफ इमेज को हम लोग n से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू व्हाट। आप लोग सैलून वगैरह में अगर गए हैं तो वहां देखे होंगे कि 2 मिरर लगा रहता है ऐसे, और उसके बीच में हम लोग बैठते हैं। तो हम लोगों को खुद का जो इमेज है एक नहीं दिखता है, बहुत सारा दिखता है। और वो मिरर जो होता है कुछ झुका हुआ होता है। तो यहां आप देखिए
इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, मतलब दो मिरर है जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, और तब जाके उसमें इमेज जो बनेगा बहुत सारा बनेगा, तो वो कितना इमेज होगा वो हम लोगों के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। उसका एक्सप्लेनेशन तो हम अभी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि इमेज का जो नंबर है वो कितना होगा जब थीटा एंगल पर झुका हुआ होगा। तो पहला फॉर्मूला इसका n is equal to 360 by theta minus 1। यह है नंबर ऑफ इमेज जब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगा तब, और ये तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ 360 by theta is odd। 360 by theta करेंगे और अगर वो हमको एक ऑड नंबर मिलता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा थीटा एंगल पर अगर झुका हुआ रहेगा तब। एक दूसरा है नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, सॉरी ये ऑड नहीं इवन आएगा, क्या होगा ये इवन। अगर 360 बाई थीटा इवन है तो उसमें से एक माइनस करेंगे और तब जाके जितना भी नंबर गेन होगा हम लोगों को वो होगा नंबर ऑफ इमेज। अब नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा होगा, ये कब होगा इफ 360 बाई थीटा इज ऑड। अगर ये ऑड हो जाता है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, अगर ये इवन हो जाता है, सॉरी अगर ऑड होता है तो इसमें से कोई भी माइनस नहीं होगा, अगर इवन हो जाता है 360 बाई थीटा तो उसमें से एक माइनस करके उसको ऑड बना लेंगे। तो ये प्रोसेस है। एक तीसरा भी है इफ 360 बाई थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। देखिए इवन नंबर है वो भी इंटीजर होता है, ऑड है वो भी इंटीजर होता है। अगर इंटीजर नहीं हुआ देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू इंटीजर आफ्टर (360 by थीटा माइनस 1). 360 बाई थीटा करके उसमें से एक माइनस कर लेंगे और वो हमारा क्या होगा इंटीजर नहीं होगा, और नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इसके बाद वाला इंटीजर। इसको हम लोग एग्जांपल में भी ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, कितना ले रहे हैं 75, मतलब दो मिरर जो है एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है 75 डिग्री पर, तब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा देन n इज इक्वल टू व्हाट, कितने इमेजेस बनेंगे उन दो मिरर में हम लोगों को ये काउंट करना है। सिंस 360 बाई 75 पहले फाइंड करना होगा तो कितना है वो, तो इसको जब फाइंड करते हैं तो कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कर लेते हैं और ये 72। इसके बाद फिर से अच्छा 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये, और फिर से एक बार कैंसिल करते हैं 5 से 20 4.8। तो 360 बाई थीटा कितना आया 4.8। तो हम लोग इसको फ्रेश कर ले, आप लोग डिवीजन कीजिएगा तो 360 बाई 75 थीटा की जगह क्या लिए हैं 75 डिग्री, तो उसको करेंगे कितना आता है 4.8। तो इसको हम लोग फ्रेश लिख देते हैं कि 360 बाई 75 इज इक्वल टू 4.8, नॉट इक्वल टू इंटीजर। क्या है ये इंटीजर नहीं है, 4.8 आ रहा है। तो अब हम लोगों का नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, देखिए अगर ये इंटीजर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज क्या है, इंटीजर आफ्टर 360 बाई थीटा माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 4.8, मतलब 360 बाई थीटा कितना आ रहा है 4.8 माइनस 1। तो इसको लिखें इंटीजर आफ्टर क्या 360 बाई थीटा कितना आ रहा है 4.8, फिर क्या माइनस 1, कितना होता है
4.8 माइनस 1 होता है 3.8 और उसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा 4। तो 4 इमेज बनेंगे हम लोगों के। तो अगर 75 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको नोट में लिख लीजिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या मतलब है इसका? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों मिरर, देन n इज इक्वल टू 1। सिंस 360 बाई 90, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 कैंसिल, तो क्या है ये इंटीजर है और क्या है इवन। तो इवन इंटीजर क्या लिखेंगे इसको? इवन इंटीजर। सिंस 360 बाई थीटा दैट मीन्स 360 बाई 90 क्या हो गया? इवन इंटीजर। कितना आया ये? 4। क्या है ये? इवन इंटीजर है। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस, अगर इवन इंटीजर आता है तो क्या हो जाएगा? 360 by theta minus 1. If even, then number of images is 360 by theta minus 1. तो 360 by theta हम लोगों को कितना आया? 4। फिर क्या करेंगे? -1, तो कितना आया? 3। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जब दो प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है? 3। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। If theta is equal to 0 डिग्री, क्या मतलब हुआ इसका? दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, देन नंबर ऑफ इमेज इज व्हाट? अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो इमेज कितना बनेगा? सिंस n इज 360 बाई थीटा माइनस 1, देखिए अब 360 और थीटा कितना है? 0 -1। तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? इन्फिनिटी और -1। इन्फिनिटी में से एक घटा दें चाहे जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आया? इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया? इन्फिनिटी। या अब ऐसा कहें कि इन्फिनिटी ऑड है या इवन, तो इन्फिनिटी ऑड है या इवन वी डोंट नो। अगर हम ऑड के लिए इवन के लिए अप्लाई करें तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर ऑड के लिए अप्लाई करें तो -1 नहीं करना होगा, तो 360 बाई 0 इज व्हाट? इन्फिनिटी। तो फिर भी क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। तो अगर दो मिरर म्यूचुअली पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच रखे किसी ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म होगा? तो बहुत ज्यादा, मतलब इन्फिनिटी, उसको काउंट नहीं कर सकते। सो ये था हम लोगों का मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रॉपर्टीज और जो कुछ भी हम लोग पढ़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी अंटिल देन, गुड बाय।